जेईई एडवांस्ड 2023 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 6 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 11 क्लास के जिस फार्मूले का यूज करना होगा उस फार्मूले को भी समझाएंगे और उसके बाद प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। 11 क्लास के एनसीईआरटी बुक में यह दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एलिप्स का इक्वेशन है। यदि ए स्क्वायर बड़ा हो बी स्क्वायर से तो यह एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा फैला हुआ होता है, वाई एक्सिस के अलोंग कम दूर तक रहता है। यदि इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर यानी बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर से बड़ा हो तो एलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग ज़्यादा दूर तक रहता है, एक्स एक्सिस के अलोंग कम दूर तक। यह बात एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक जगह पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मतलब हम यह निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर के नीचे कोई पॉजिटिव नंबर, वाई स्क्वायर के नीचे कोई पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 1 हो तो यह एलिप्स का इक्वेशन होगा। और यदि वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा हो इस ए स्क्वायर से तो एलिप्स इस तरीके से होगा। अब क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1। हम देख रहे हैं यह इक्वेशन इस टाइप का है। वाई स्क्वायर के नीचे में जो नंबर है यह 20, यह बड़ा है 8 से, यह एलिप्स का इक्वेशन है। इस एलिप्स का एनसीईआरटी किताब में 11 का जो किताब है उसमें यह दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला का इक्वेशन होता है। यदि ए पॉजिटिव हो, इस ए के जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो उस पैराबोला का ग्राफ ऐसे होता है। यदि ए के जगह पर कोई निगेटिव नंबर हो तो इस पैराबोला का ग्राफ ऐसे होता है। यह जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए के जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो 4 गुने ए फाइनली कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4kx, अब 4kx का ही लिख रहा है, 4a को k मान लेते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू kx जिसमें k पॉजिटिव, जब a पॉजिटिव तो 4a भी पॉजिटिव यानी k पॉजिटिव। तो यह इस तरह का पैराबोला हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर गुने x लिखा रहे तो यह पैराबोला का इक्वेशन होगा और यह पैराबोला इस तरीके से होगा जैसा यहाँ पर हम खींचे हुए हैं पैराबोला को। अब क्वेश्चन में दे रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। आईआईटी के क्वेश्चन में यह इक्वेशन दे रहा है तो इसको देख करके हम यह बात समझ जाएंगे कि यह एक पैराबोला है और यह पैराबोला इस तरीके से है, x के पॉजिटिव साइड के तरफ खुल रहा है, ओपन है। इक्वेशन का क्या अर्थ होता है? जैसे इस एलिप्स का इक्वेशन यह है, इसका अर्थ है कि एलिप्स पर स्थित जितना भी पॉइंट होगा, जैसे यह पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x के जगह पर, y कोऑर्डिनेट y के जगह पर रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। यानी LHS में रखने पर इस LHS का वैल्यू RHS के बराबर यानी 1 के बराबर आएगा। और जो पॉइंट इस एलिप्स पर स्थित नहीं है उसका कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। यदि बाहर का पॉइंट रख दे, बाहर का पॉइंट, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा का मतलब है 1 के बराबर नहीं आएगा।
अब 1 के बराबर नहीं आएगा तो या तो बड़ा आएगा या छोटा आएगा 1 से। तो दरअसल बाहर का कोई पॉइंट यदि रख दे तो x²/8 प्लस y²/20 1 से बड़ा हो जाएगा। और अंदर का कोई पॉइंट यदि पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें हम रख दे तो पता चलेगा कि x²/8 प्लस y²/20 <1 1 से छोटा हो जाएगा। यानी इस एलिप्स के अंदर स्थित जितना पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा। यदि हमको क्वेश्चन में यह कहे कि यह कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट, तो हम समझ जाएंगे कि एलिप्स के अंदर का पॉइंट, एलिप्स पर का नहीं, एलिप्स के बाहर का नहीं, एलिप्स के अंदर का पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक इसी तरीके से इस पैराबोला के इक्वेशन का अर्थ है कि पैराबोला पर स्थित कोई पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यदि पॉइंट पैराबोला के बाहर, इधर बाहर स्थित होगा, इधर ठीक है, इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी बाहर, तो वह y² > 5x हो जाएगा। और कोई पॉइंट यदि अंदर में स्थित है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखेंगे तो y² < 5x हो जाएगा। यदि हमको क्वेश्चन में, IIT के क्वेश्चन में यह कहे कि ऐसा पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट इस पैराबोला के अंदर में जितना पॉइंट है सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। जितना पॉइंट है पैराबोला के अंदर वह सभी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन पैराबोला पर स्थित पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, पैराबोला के बाहर स्थित पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यदि हमको कहे ऐसा पॉइंट जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो वह पॉइंट कौन होगा? वह पॉइंट बतलाने से पहले हमको जरा इसको मिटाना पड़ेगा। यह कंडीशन एलिप्स के अंदर का पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को पैराबोला के अंदर का पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो जो पॉइंट एलिप्स के भी अंदर हो और पैराबोला के भी अंदर हो, वह तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। एलिप्स के भी अंदर और पैराबोला के भी अंदर, यानी यहाँ पर इस बीच में जो पॉइंट होगा, यह पॉइंट जो एलिप्स के भी अंदर है, इस एलिप्स के भी अंदर है यह पॉइंट, और इस पैराबोला के भी अंदर है यह, इस दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई कर देगा। अब यदि हमको कहा जाए कि ऐसा पॉइंट जो इस दोनों कंडीशन को तो सेटिस्फाई करे ही, एक और तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई करे, वह क्या कंडीशन है कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो और y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट तो ये अंदर का पॉइंट है। अब इस अंदर में जो हम ऐसे करके सेटिंग कर दिए हैं पॉइंट दे दे करके, इसमें से कितना ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर और y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर, यह पता करने के लिए हमको कुछ जोड़ घटाव करना पड़ेगा। इसके लिए इधर से पहले मिटाना पड़ेगा। यह जो एलिप्स और पैराबोला के अंदर में का पॉइंट है, यह एलिप्स इसको कहाँ काट रहा है, सबसे पहले हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, यह तो स्पष्ट है, तो इसको निकालने का जरूरत नहीं है। फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आगे हमको क्या करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस पॉइंट का
वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और कर्व कौन सा है? यह वाला कर्व है, एलिप्स का पार्ट है। तो एलिप्स के इक्वेशन में इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यानी 0 जब हम रख देंगे, इसमें वाई के जगह पर जब 0 रखेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा कि मिल रहा है x² 8 प्लस 0/20, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, चूंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेंगे 2√2। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2√2, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, स्पष्ट है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यह कैसा पॉइंट है? यह पॉइंट है इस पैराबोला और इस एलिप्स दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यह भी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए इसमें y² के जगह पर y² का यह वैल्यू 5x लिख देते हैं तो हमको मिलेगा x² 8 प्लस y² के जगह पर 5x बाई 20 इज इक्वल टू 1। 5 से यह कट जाएगा 4 बार में। दिस इम्प्लाइज 8 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, x² प्लस 2x इज इक्वल टू 8। 8 को लेफ्ट साइड ले आते हैं। दिस इम्प्लाइज x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं। दिस इम्प्लाइज x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन। दिस इम्प्लाइज इस दोनों में से x कॉमन, x प्लस 4। इस दोनों में से -2 कॉमन, -2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, चूंकि यह y एक्सिस के इधर है, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। इससे तो हमको निगेटिव वाला मिल रहा है, इससे तो निगेटिव वाला मिल रहा है। इससे जो वैल्यू मिल रहा है -4 और इससे वैल्यू मिल रहा है 2, इसमें यह निगेटिव वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 और इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 2, सिर्फ एक वैल्यू मिल रहा है 2, एक्सेप्टेबल वैल्यू। तो x कोऑर्डिनेट 2 यानी दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2। y कोऑर्डिनेट कितना? y कोऑर्डिनेट जानने के लिए या तो इसमें या इसमें किसी भी एक में, इसी में रख देते हैं। x के जगह पर यह वैल्यू 2 लिख देते हैं। जब x के जगह पर 2 लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा y² इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू प्लस माइनस √10। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस √10 हो जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस √10, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट √10, 2√10 और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट माइनस √10। अब हम यह जानना, अच्छा, इस दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे एक तो डॉटेड लाइन से, तो यह x एक्सिस पर 2 जहां होगा वहां काटेगा। अब हम जानना चाहते हैं कि x एक्सिस पर इंटीजर वाला पॉइंट कौन कौन है। 2 से पहले 1 है, 1 है, 2 है और 3 2√2 से बड़ा हो जाएगा,
3 जो है 2√2 से बड़ा हो जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा। इसके बाहर के पॉइंट को हम नहीं लिखना चाहते हैं, हम इंटीजर वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर लिखना चाहते हैं, लेकिन इसके इधर ही। तो बस यही 2 इंटीजर मिलेगा, 1 और 2, जो 0 से बड़ा होगा और 2√2 से छोटा होगा। ऐसा इंटीजर एक्स एक्सिस पर 1 और 2 मिलेगा। एक के सामने एक डॉटेड लाइन खींचते हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह इस पैराबोला को कहाँ काटता है। इस जगह पर काट रहा है और इस जगह पर काट रहा है। तो पैराबोला को कहाँ काटता है यह जानने के लिए इस इक्वेशन में x के जगह पर इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 1 ही होगा, इसमें x के जगह पर 1 लिख देते हैं। x के जगह पर 1 लिखेंगे तो y मिलेगा y² = 5। दिस इम्प्लाइज y = ±√5। इसका मतलब है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट +√5। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 और √5 और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -√5, 1 और -√5 हो जाएगा। अब हम यह इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट √10 है, तो y कोऑर्डिनेट √10 यहाँ पर मान लेते हैं √10 है, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -√10 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है यह है -√10। इस +√10 और -√10 के बीच में कितना इंटीजर है यह हम लिखना चाहते हैं। तो √10 3 से बड़ा है, काहे कि अच्छा पहले जरा इधर मिटा लेते हैं, कुछ जगह बचेगा तब आगे देखते हैं, तब आगे कैलकुलेशन करेंगे, समझाएंगे। दरअसल 9 छोटा होता है 10 से, इसीलिए 9 का रूट छोटा होगा 10 के रूट से, यानी 3 छोटा होगा √10 से। 3 छोटा होगा √10 से, लेकिन 16 बड़ा होता है 10 से, इसीलिए 16 का रूट बड़ा होगा √10 से, यानी 4 बड़ा हो जाएगा √10 से। तो इसका अर्थ है कि √10 से बड़ा तो हम लेंगे नहीं, यानी 4 तो लेंगे नहीं, √10 से छोटा पर ही विचार करना है, तो 3 होगा। अब सवाल है 3, इस √5 वाला जो हाइट है इसके ऊपर होगा या इस √5 जो y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का जितना हाइट मिलेगा इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा। तो दरअसल √5 जो है √5 4 छोटा होता है 5 से, तो √4 छोटा होगा √5 से, यानी 2 छोटा होगा √5 से, लेकिन 9 बड़ा होता है 5 से, √9 बड़ा होगा √5 से, यानी 3 बड़ा हो जाएगा √5 से। तो √5 2 से बड़ा, लेकिन √5 जो है वह 2 से बड़ा है, लेकिन 3 से बड़ा नहीं है, 3 से छोटा है। तो यह √5 जहाँ पर नजर आ रहा है इस √5 हाइट के ऊपर होगा 3 और इसके कुछ नीचे होगा, इसके कुछ नीचे होगा 2 के नीचे होगा 1। 0 तो यहाँ है, यह तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। इसी तरीके से नीचे होगा, यहाँ पर आ जाएगा इस -√5 से नीचे और -√10 से ऊपर, इस बीच में आ जाएगा -3। -√5 वाला जो हाइट है इससे थोड़ा सा ऊपर
आ जाएगा -2, इसके ऊपर में -1। अब ई वाला डॉटेड लाइन पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा, यानी इंटीजर होगा। इस 1 के सामने चलेंगे तो दोनों जहां काटेगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1। 2 के सामने चलेंगे जहां काटेगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, यानी x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर, y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर। इस -1 के सामने चलेंगे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -1। इस -2 के सामने बढ़ेंगे, यह जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -2। ठीक इसी तरीके से ये 3 के सामने चलेंगे और इसको जहां काटेगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3। 2 के सामने चलेंगे जहां इसको काटेगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2। इसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ भी मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा यहाँ, यानी और एक पॉइंट तो यह भी है जिसका x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर 1 और y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर क्योंकि 0। एक पॉइंट यह भी है। तो इस डॉटेड लाइन पर 2 के ऊपर में 3 पॉइंट, 2 के नीचे में 3 पॉइंट, 6 पॉइंट और एक तो यह 2 वाला पॉइंट, यानी 7 पॉइंट। और इस डॉटेड लाइन पर एक तो पॉइंट यही हो गया जो x एक्सिस पर है, इसके ऊपर में 2 पॉइंट मिल रहा है, एक यह और एक यह, और 2 पॉइंट नीचे में। तो इस डॉटेड लाइन पर 5 पॉइंट। तो इस पर जो 5 पॉइंट मिल रहा है या पांचों पॉइंट इस पैराबोला, इस एलिप्स के अंदर है, और इस डॉटेड लाइन पर जो 7 पॉइंट मिल रहा है या सातों पॉइंट इस एलिप्स के अंदर है, इस पैराबोला के अंदर है। तो यह 12 पॉइंट, 7 पॉइंट जोड़ 5 पॉइंट, 12 पॉइंट पहले के 2 कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही कि दिस लेस देन 1 हो जाएगा, y² लेस देन 5x हो जाएगा। साथ ही साथ तीसरा कंडीशन कि x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर, y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर, उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम करते क्या है, फिर से सिर्फ इस 12 पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे, इस सब को मिटा देंगे। यही है वह 12 पॉइंट। यह पांचों पॉइंट एक सीध में है और यह सातों पॉइंट एक सीध में है, एक सरल रेखा में है। अब यदि इसमें से 3 पॉइंट को मिला करके एक ट्रायंगल बनाने के लिए कहा जाए तो 3 पॉइंट इसी पर से मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन, इस तीनों पॉइंट को मिला देंगे तब तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। ट्रायंगल तब बनेगा जब इधर से 2 पॉइंट ले और इधर से 1 पॉइंट ले, तो ऐसे करके ट्रायंगल बनेगा। इस तीनों पॉइंट को मिला के, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर से कोई 2 पॉइंट ले, कोई 2 पॉइंट और 1 पॉइंट इधर से कोई ले ले तो ट्रायंगल बनेगा। यदि इधर से 2 पॉइंट लिए और इसको हम बेस कहें तो यहां से इस पर खींचा गया परपेंडिकुलर, यह हाइट होगा, हाइट का काम करेगा, यह करेगा हाइट का काम। यदि इधर से 2 पॉइंट लिए, इसको अगर हम बेस कहें तो यह इससे इस पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा यह हाइट का काम करेगा, ठीक है। यह हम देख रहे हैं कि यह एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल था, यह भी एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है।
हाइट का काम हमेशा 1 होगा, हाइट का वैल्यू हमेशा 1 होगा। हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया ए किसके बराबर होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट, और हाइट यदि 1 के बराबर हो, हाइट हमेशा बस यही डिस्टेंस होगा जो 1 के बराबर होगा, तो एरिया हो जाएगा 1/2 गुने बी गुने 1 यानी 1/2b। अब यदि हमको कहा जाए कि एरिया कोई पॉजिटिव इंटीजर मिले, तो पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन नहीं मिले बल्कि इंटीजर मिले वह भी पॉजिटिव, यह कब पॉसिबल होगा जब b के जगह पर हम 2 रखें, b के जगह पर 2 रखें, या b के जगह पर 4 रखें, या b के जगह पर 6 रखें, यानी इवन नंबर रखें, पॉजिटिव इवन इंटीजर रखें 2 4 6 यह सब रखने पर। अब जैसे बेस हो 2, बेस तो यही है, तो बेस 2 यूनिट कब मिलेगा, इस दोनों को मिला देंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बस 1 यूनिट है। इसका y कोऑर्डिनेट 3, इसका y कोऑर्डिनेट 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। यह 2 यूनिट कब मिलेगा जब 3 पॉइंट को मिलाएंगे, यानी 2 यूनिट डिस्टेंस चाहिए बेस का 2 यूनिट, तो 3 पॉइंट लेना पड़ेगा। यदि 4 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट डिस्टेंस चाहिए बेस का, तो हमको 5 पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। इसी तरीके से 6 यूनिट डिस्टेंस चाहिए बेस का, तो हमको 7 पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। यह बात क्लियर हो गया। अब हम बारी बारी से 2 यूनिट बेस वाला कितना ट्रायंगल बनेगा, 4 यूनिट बेस वाला कितना ट्रायंगल बनेगा, 6 यूनिट बेस वाला कितना ट्रायंगल बनेगा, वह निकालते हैं। बात को समझाने में आसानी हो इसके लिए इस पॉइंट सबको हम मान लिए ABCDEFG, और इस पॉइंट सबको भी कुछ मान लिए LMNOP। 2 यूनिट बेस वाला ट्रायंगल कितना बनेगा, जब इधर से 2 यूनिट बेस लेंगे तो 3 पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 पॉइंट सेलेक्ट करने का इतना डिफरेंट तरीका, और इधर से 1 पॉइंट सेलेक्ट करने का यही 5 तरीका। ऐसा वाला ट्रायंगल कि इधर से 2 यूनिट बेस और ये हाइट तो अपना होगा 1 यूनिट, ऐसा टाइप का 1 यूनिट, ऐसा वाला ट्रायंगल कुल कितना बनेगा, इधर कितना तरीका 2 2 4 1 5, और इधर भी 5 तरीका। ऐसा ट्रायंगल 5 गुने 5 बराबर 25। यदि इधर से 2 यूनिट का बेस ले और इधर से 1 पॉइंट सेलेक्ट करे, ऐसे करके ट्रायंगल बनाए, तो ऐसा ट्रायंगल कितना होगा, इधर से 3 पॉइंट इतने तरीके से 3 तरीके से सेलेक्ट, और इधर से 1 पॉइंट 7 में से कोई भी 1 पॉइंट ले ले, यानी ऐसा वाला ट्रायंगल इधर बेस 2 यूनिट और यह हाइट 1 यूनिट, ऐसा वाला ट्रायंगल कुल कितना 3 गुने 7 बराबर कितना 21, यानी 2 यूनिट बेस वाला कुल कितना ट्रायंगल 25 जोड़ 21, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 46, यानी 2 यूनिट बेस वाला कुल कितना ट्रायंगल 46 ट्रायंगल। 2 यूनिट बेस वाला ट्रायंगल 46। 4 यूनिट बेस हो इसके लिए 5 लगातार पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या इस A से E तक को मिलाएंगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, यानी 5 लगातार पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहला सिलेक्शन ABCDE। अब इधर से 1 पॉइंट छोड़ते चलेंगे, इधर से 1 पॉइंट मिलाते चलेंगे,
तो फाइनली इस तरीके से 5 पॉइंट का, 5 लगातार पॉइंट का बस यही 3 सिलेक्शन मिलेगा। इधर से 5 पॉइंट और इधर से 1 पॉइंट को मिलाने पर जो ट्रेंगल बनेगा वो ऐसा ट्रेंगल होगा जिसका बेस 4 यूनिट और हाइट तो 1 यूनिट होगा। तो ऐसा ट्रेंगल कुल कितना बनेगा? 3 गुने 5, 3 गुने 5 बराबर 15। इधर से 4 यूनिट बेस ले, इसके लिए इधर से 5 पॉइंट, इधर से 5 पॉइंट का बस यही एक सिलेक्शन, और इधर से 1 पॉइंट, इसमें से कोई 1 पॉइंट ले ले, 7 तरीका। तो इस तरह का ट्रेंगल कितना? 1 गुने 7 बराबर 7, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 7 22, यानी 4 यूनिट बेस वाला कुल कितना ट्रेंगल बनेगा? 22। ऐसा ट्रेंगल कितना बनेगा जिसका बेस हो 6 यूनिट? 6 यूनिट बेस लेने के लिए 7 लगातार पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 7 पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। 7 ही पॉइंट है, 7 पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, एक तरीका। और इधर से 1 पॉइंट कोई भी सिलेक्ट करे तो 5 तरीका। इधर से 7 पॉइंट तो सिलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5 ही पॉइंट है, तो बस इसी तरीके से कि इधर से 7 पॉइंट और इधर से 1 पॉइंट, इसी ढंग का ट्रेंगल सिर्फ बनेगा 6 यूनिट बेस वाला। कितना ट्रेंगल बनेगा? एक तरीका 7 पॉइंट सेलेक्ट करने का एक तरीका, और इधर से 1 पॉइंट सेलेक्ट करने का कोई भी एक सेलेक्ट कर ले, तो 5 गुने 1 बराबर 5, यानी 6 यूनिट बेस वाला कुल कितना ट्रेंगल बनेगा? 5। 2 यूनिट बेस वाला ट्रेंगल का भी एरिया पॉजिटिव इंटीजर, 4 यूनिट बेस वाला जो ट्रेंगल होगा उसका भी एरिया पॉजिटिव इंटीजर, 6 यूनिट बेस वाला जो ट्रेंगल होगा उसका भी एरिया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वाला कुल कितना, जिसका एरिया हो पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा ट्रेंगल कितना बनेगा? 6 2 8, 8 5 13 के 3, हाथ में 1 1 2 1 3 3 4 7, 73 ट्रेंगल बनेगा। 73 ट्रेंगल बनेगा। अब यदि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो कि यह जो 7 और 5 टोटल 12 पॉइंट है, इस 12 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट किया जाए, चाहे वह तीनों पॉइंट इधर से ही हो, तीनों पॉइंट इधर से ही हो, या 2 पॉइंट इधर से 1 पॉइंट इधर से हो, या 2 पॉइंट इधर से 1 पॉइंट इधर से हो, सब तरीका एक्सेप्टेबल है। तो 12 पॉइंट में से 3 पॉइंट यदि हमको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो कुल कितना डिफरेंट सिलेक्शन होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12C3। फॉर्मूला हम जानते हैं, NCR फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल r। इस फॉर्मूले का यूज करके क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 12 12 - 9 गुने फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल का अर्थ हम जानते हैं, फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने, इसी तरीके से तब तक लिखेंगे जब n आ जाए। तो फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या होगा? 1 गुने 2 गुने, तब तक लिखेंगे जब तक 12 नहीं आ जाए। 12 के पहले 11, 11 के पहले 10, 10 के पहले 9, लगातार लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 9 का मतलब 1 गुने 2 गुने 9 तक। और फिर फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3, 1 से 9 तक कट जाएगा।
ऊपर में बचेगा 10 गुने 11 गुने 12 और नीचे में 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3 6 हो गया। 6 से या 12 को काटेंगे 2 बार में तो ऊपर में कितना हो रहा है 10 गुने 11, 11 गुने 2, दैट इज इक्वल टू 10 गुने 11 गुने 2, दैट इज इक्वल टू 10 गुने 11 दूनी 22 यानी 220। अब हमको कहे कि मान लेते हैं वह इवेंट एच है, क्वेश्चन में नहीं दे रहा है एच, सीधे कर रहा है इवेंट। हम मान लेते हैं कि एच ऐसा इवेंट है, एच इसीलिए मान रहे हैं, ई नहीं मान रहे हैं क्योंकि ई हम पॉइंट को मान लिए तो इवेंट को एच मान रहे हैं। एच ऐसा इवेंट हो कि जो 3 पॉइंट सेलेक्ट किए उस तीनों को मिलाने पर जो ट्रायंगल बने उसका एरिया कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो नंबर ऑफ एच 73, नंबर ऑफ एच 73। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नंबर ऑफ एच बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 220, नंबर ऑफ एच 73, दैट इज इक्वल टू 73 बाय 220 220। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो गया।